अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। जी बच्चे, आप ये बता दें, आप लोगों को आवाज़ सही आ रही है? आज कोई बच्चा ज़रा बोलकर बताए। स्पीकर ऑन करके, माइक ऑन करके बोलें ज़रा। एनी अस्सलाम स्टूडेंट? वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल क्लियर वॉइस है जी मेरे पास। आप वॉइस के ज़रिए भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप, मैं माज़रत चाहता हूँ, एक दो दिन मैंने पहले डायरेक्टली कंप्यूटर का स्पीकर यूज़ करने की कोशिश की। अब मैंने इससे ब्लूटूथ एक सेपरेट स्पीकर था मेरे पास, मैंने उसको यूटिलाइज किया और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वॉइस क्लियर कट मुझे भी आई है। अच्छा जी, कल तक के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को, एनी क्वेश्चन टिल यस्टरडेज क्लास? कोई आपको प्रॉब्लम? सर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, लॉसेस एंड परसेंटेजेस, इनपुट एंड लॉसेस एज परसेंटेज ऑफ आउटपुट वाला। सर उसकी सही से समझ नहीं आ सकी। कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मैंने एक टॉपिक दोबारा से पढ़ाना है, टारगेट कॉस्टिंग का। वहां पर मैंने ये सारी एग्जांपल्स दोबारा से डिस्कस करनी है और वहां पर इसकी यूटिलाइजेशन भी सही से होनी है। वो अगर वो हो सके तो दोबारा डिटेल में समझा दे, मैं डेफिनेटली डिटेल में समझाऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, कब कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा वो हम जब पास पेपर भी साथ कर रहे होंगे ना बेटा, उससे रिलेटेड, तो हमें मजीद इसकी जो है ना वर्डिंग की समझ लगेगी। और मैं कोशिश करूंगा आपके लिए जब हम उस टॉपिक पर पहुंचे तो मैं बहुत सारी वर्डिंग्स निकाल कर आपके सामने रख दूं कि अब आप बताएं कि कौन से वाली चीज में कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। आपने मुझे मैसेज किया था, डायरेक्ट मैसेज किया होगा या ग्रुप में मैसेज किया बेटा? असल में जब बच्चे डायरेक्ट मैसेज करते हैं ना तो वो बहुत नीचे चले जाते हैं और ग्रुप को मैं दोबारा से उठाकर देख लेता हूँ। ठीक, तो बहुत सारे ग्रुप्स में भी मैं घुस गया हूँ, पता नहीं क्यों घुस गया हूँ। बच्चों के मसले मसाइल, कोई चीज़ मुझे कहाँ से लर्न होती है, कोई चीज़ कहीं से लर्न होती है कि बच्चों के मसले मसाइल कौन से हैं। जैसे भी ये बच्चे ने मसला कहा कि इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, इनपुट और आउटपुट में कौन कौन से वर्ड्स। तो मैं, मेरे लिए क्या हुआ, एक इनपुट मुझे मिली कि बच्चों को इस चीज़ में मुश्किलात पेश होती हैं और मुझे पहले भी पता था इस चीज़ में मुश्किलात पेश होती हैं। और एग्जामिनर भी यही कहता है, एग्जामिनर कमेंट भी उठाकर देखें तो अक्सर स्टूडेंट्स ने जहाँ पर इनपुट वाली परसेंटेज लगनी होती है वहाँ पर आउटपुट वाली लगा दी होती है, जहाँ पे आउटपुट वाली लगनी होती है वहाँ पे इनपुट वाली लगा दी होती है, या फिर कोई और ही तरीके लगा दिए होते हैं। तो ये बच्चों के अंदर मसला है, तो हम इसको इंशाल्लाह डेफिनेटली कैटर करेंगे। उस जगह पर कैटर करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी दोबारा से, जहाँ पर इसने बार बार अप्लाई होना है। अभी मैं समझाऊंगा तो वंस अगेन वही वाली चीज़ होगी जो पहले हो चुकी हुई है। जिसको समझ लग गई है बहुत अच्छी बात है, जिसको समझ नहीं लगी तो टेंशन वाली कोई बात नहीं। ठीक है ना? तो इस चीज ने तकरीबन 100% रिपीट होना है। आज बहुत ज्यादा चीज आपकी रिपीट होने लगी है, मार्कअप और मार्जिन की। मार्कअप मार्जिन तो थ्रू आउट स्टडी चलता है, पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक मार्कअप मार्जिन ने चलता ही रहना है। और जो दूसरी चीज है लॉसेस, वो चंद चैप्टर के बाद इस चीज का, जिसे कहते हैं ना, ज्यादा फोकस वहां पर जाके आएगा। अभी उस तरीके से नहीं आएगा। अभी तो जस्ट एक मैथ के तौर पर मैंने थोड़ा सा करवा दिया था कि बच्चों के जहन में थोड़ी सी चीज बैठ जाए। बाकी चीज बाद में बिठाऊंगा इंशाल्लाह, बहुत डिटेल में डिस्कस होगी इंशाल्लाह। डन हो गया जी बेटा? चलो जी, अब हम चलते हैं
क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी बच्चों, ये पास पेपर का क्वेश्चन है 2013, नॉट डायरेक्टली इन सीएमए। सीएमए में डायरेक्टली नहीं आया था, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन सीएमए में आ सकता है। IS2 का क्वेश्चन है, स्प्रिंग 2013 में आया था। इस तरह का क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे समझते हैं कि इस क्वेश्चन को डील करना है तो किस तरीके से करना है। ये वाला क्वेश्चन, एज एट 31 दिसंबर 12, द बुक वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स, बुक वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड, यहाँ पर बुक वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल भी हो सकता है। हमारा मेजर चैप्टर रॉ मटेरियल से बिलोंग करता है। समहाउ ट्रेडिंग हो फिनिश गुड की या रॉ मटेरियल हो, मोर और लेस काम सेम ही होगा। Book value of finished good of Ahmed Enterprises was rupees 750,000. However, on physical count it was found that, ये पता चला कि क्या का कुछ है, 80% ऑफ गुड्स आर इन गुड कंडीशन। 80% इसमें से ऐसी हैं जो अच्छी कंडीशन में है। 15% गुड्स हैं जो स्लाइटली डैमेज हैं और कुछ उनके ऊपर मजीद एक्सपेंडिचर होगा 24% का। टू मेक इट सेलेबल, और सेलेबल हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्राइस के ऊपर बेचना चाहेंगे, नॉर्मल सेल प्राइस पर। 5% गुड्स डैमेज हैं, वो भी डैमेज हैं, अब ये जरा ज्यादा डैमेज है, और ये सिर्फ और सिर्फ बिक सकती हैं 40% ऑफ नॉर्मल सेल प्राइस। अब रिलेशन परसेंटेज का देखना होता है किस चीज से दिया गया है, ये बच्चे नहीं देखते, अन्य काम करते हैं। नॉर्मल सेल प्राइस, इसका मतलब है मेन चंक है, यहां पर भी नॉर्मल सेल प्राइस, यहां पर भी नॉर्मल सेल प्राइस की बात हो रही है। द गुड्स ऑन आर नॉर्मली सोल्ड एट मार्जिन ऑफ 20%। अगर यहां तक लिखा होता तो कौन सा फार्मूला अप्लाई होना था, C इज इक्वल टू S इंटू 1 - R। और अगर आगे ऑन कॉस्ट लिखा होता तो दूसरा, लेकिन यहां पर ऑफ सेल प्राइस ही लिखा हुआ है, इट मींस यही वाला फार्मूला ही अप्लाई होना है। हाउएवर, ताहम, अब ये वाली एक टेक्निकल लाइन है जिसने पूरे क्वेश्चन को उधेड़ कर रख दिया है। कहता है ताहम 30% ऑफ कस्टमर आर अलाउड आ डिस्काउंट ऑफ 5%। अब मैंने जो चीजें आपको पढ़ाई हुई हैं वो आपको नॉर्मल सेल प्राइस डिटरमिन करना भी बताया हुआ है, और मैंने आपको डिस्काउंटेड सेल प्राइस भी बताई हुई है। अब नॉर्मल सेल प्राइस भी चाहिए होगी और नॉर्मल भी चाहिए होगी। अच्छा, अब ये 30% का रिलेशन जरा समझे। कहता 30% ऑफ कस्टमर्स, क्या कस्टमर्स यहां पर भी होंगे जो 80% गुड्स ले रहे होंगे। 80% गुड्स अच्छी कंडीशन में हैं, तो इसका मतलब है 30% कस्टमर्स जो होंगे वो डिस्काउंटेड प्राइस पर ले रहे होंगे और 70% नॉर्मल पर ले रहे होंगे। 15% स्लाइटली डैमेज्ड हैं, तो ये 15% के साथ भी कुछ इसी तरह का काम होगा। 70% नॉर्मल सेल प्राइस पर और 30% डिस्काउंटेड सेल प्राइस पर। जो डैमेज्ड गुड्स हैं ये भी 5% वाले जो हैं ये भी कस्टमर ही हैं होंगे। ये भी कस्टमर हमसे 70% इसके कस्टमर नॉर्मल सेल प्राइस पर और 30% डिस्काउंटेड सेल प्राइस पर। अच्छा, अब हमारे पास बुक वैल्यू मींस किताबों की वैल्यू और किताबों की वैल्यू मींस कॉस्ट, ये हमें कॉस्ट दी हुई है। अब यहां पर मैं आपके साथ एक बात शेयर करता चलूं कि आपने करना क्या होता है, आपने करना होता है कि आप दो तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। हमारा कॉस्ट वर्सेस NRV, ये हमें कंपैरिजन करना है। ये कंपैरिजन दो तरह से हो सकता है, टोटल कॉस्ट वर्सेस टोटल NRV और कॉस्ट पर यूनिट वर्सेस NRV पर यूनिट।
अगर ये वाला कंपैरिजन होगा तो अल्टीमेटली इन दोनों में से जो लोअर होगा वो अल्टीमेटली हमारा रेट होगा। और वैल्यू हम मालूम कर रहे होंगे क्वांटिटी इनटू रेट करके। ठीक, अब देखना है क्या हमें इस क्वेश्चन में क्वांटिटी दी हुई है क्लोजिंग स्टॉक की। इस क्वेश्चन में हमें क्वांटिटी नहीं दी हुई, इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट के ऊपर खिलाया हुआ है, लिहाजा इस क्वेश्चन में हमारा ये वाला काम होगा। जहां पर क्वांटिटी दी हो वहां पर आसान काम ये है 1 2। जहां पर क्वांटिटी दी हो या मालूम करनी हो, वहां पर आसान काम कॉस्ट पर यूनिट वर्सेस एनआरवी पर यूनिट होगा। फॉर्मेट दोनों का सेम, दोनों का फॉर्मेट मैं यहां पर कॉपी करता हूं आपके लिए एक्सेल की फाइल कहीं पर से। बेटा ये दोनों फॉर्मेट्स आ गए आपके लिए। एक फॉर्मेट है हमारा कॉस्ट को एनआरवी से कंपेयर करना, टोटल कॉस्ट को। यहाँ पे आइटम्स आ जाएंगी ए बी सी डी या जोन सा भी डैमेज गुड्स, गुड डैमेज, उनकी कॉस्ट को एनआरवी से कंपेयर करना है। और एनआरवी होती है हमारी एस्टिमेटेड सेल प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट एंड कॉस्ट टू सेल। ये हमारी एनआरवी आ गई बी माइनस सी कर। आपने फार्मूला भी लिखना है। आपने बच्चों ये वाला फार्मूला, ये वाला कॉलम नंबरिंग देके ये वाला फार्मूला लिख दिया ना सिर्फ और सिर्फ, तो जहां जहां पर एनआरवी की कैलकुलेशंस हैं वहां वहां पर आपको मार्क्स मिल चुके हुए। कैलकुलेशंस की मार्क्स जस्ट क्या लिखने से, कॉलम की हेडिंग बनाने से। और कंपैरिजन ए वर्सेस डी, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, लोअर ऑफ ए एंड डी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं लोअर ऑफ ए एंड डी। तो आपको इस स्टेप के भी मार्क्स मिल जाएंगे। मींस आपने सिर्फ और सिर्फ ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, ये 3 काम किए। आप बहुत जल्दी में थे, आपने सारी क्वेश्चंस की ये वाला काम कर दिया और ऊपर जस्ट आपने फार्मूला लिखा हुआ है। आपको तकरीबन पूरे क्वेश्चन के मार्क्स मिल जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास टाइम भी है और आपने नहीं करना। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है तो फिर उस हद तक काम करो जिस हद तक आपको मैक्सिमम पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। गॉट द पॉइंट बच्चों? ये है एग्जामिनेशन टेक्निक्स जो बच्चों को नहीं आती, ना ही बच्चे अप्लाई करते हैं। बात क्लियर हुई थोड़ी सी बच्चों? और गुड, दैट्स गुड। अच्छा, अब मैं कंपैरिजन करवाने लगा हूं कॉस्ट पर यूनिट और एनआरवी पर यूनिट का। अब यहां पर हमें क्वांटिटी दरकार है, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करना है और रेट होगा आपका लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। तो एक साइड पर मैं लिख लूंगा अपनी क्वांटिटी यूनिट्स। अगर मेरे पास क्वेश्चन में क्वांटिटी वाला काम हुआ तो फिर मेरा ये वाला वे आउट होगा। क्वांटिटी है, फिर आती है मेरा कॉस्ट पर यूनिट। अब कॉस्ट पर यूनिट को मुझे कंपेयर करना है एनआरवी पर यूनिट से, तो मैं एस्टिमेटेड सेल प्राइस लूंगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट और कॉस्ट टू सेल लूंगा, लेकिन ये होगा पर यूनिट। और एनआरवी मेरी आ जाएगी पर यूनिट, एक यूनिट। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी करूंगा उसी तरीके से, कोई डिफरेंस नहीं है, वर्किंग में कोई फर्क नहीं है। ये आपका बन जाएगा फाइनली रेट।
ये आपकी आ गई क्वांटिटी, ये आ गया आपका रेट, और वैल्यू बनेगा क्वांटिटी इनटू रेट। रेट आप दोनों में से लोअर ले लेंगे और ए इंटू एफ ये आपकी फाइनल वैल्यू बनेगी। अब आपने ये वाला काम कर दिया, क्वांटिटीज फाइंड कर ली, आपने कॉस्ट पर यूनिट फाइंड कर ली, आपने एस्टिमेटेड सेल प्राइस फाइंड कर ली, आपने कॉस्ट टू कंप्लीट, कॉस्ट टू सेल फाइंड कर ली। यहां तक फाइंड कर लिया और बाकी जस्ट फार्मूलाज लिखे हुए हैं और आप बहुत जल्दी में हैं तो ये फार्मूला लिख दें और आप काम क्या कर दें, खत्म कर दें, अगले क्वेश्चन पर मूव कर जाए, या फिर बस पेपर खींचा गया तो खींचा गया। आपको इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिल जाएंगे जस्ट बाय राइटिंग दीज हेडिंग्स, दीज फार्मूलाज। ये बस छोटी छोटी सी बातें हैं जो बच्चों को नहीं पता होती, ना ही बच्चा उसको समझता है, ना ही वो करता है, ना ही वो अप्लाई करता है। मेरी कोशिश होगी मैं आपको इस तरह की चीजें रूटीन में बताता रहूं। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास कॉस्ट आ गई है 7,50,000 तमाम यूनिट्स की, तो मैं क्या करूंगा, मैं वही वाला फॉर्मेट बनाऊंगा, आइटम्स लिखूंगा, उनकी कॉस्ट लिखूंगा। ठीक, अब ये कॉस्ट ये 7,50,000, मुझे जितनी किस्म की इन्वेंट्री का बताया गया मैं उतनी किस्म की इन्वेंट्री बना दूंगा। खुला एम्पल, पूरे पेज के ऊपर क्वेश्चन करना है, दो दो तीन तीन चार चार लाइन छोड़कर, बल्कि 2 पेजेस पर भी कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो। वैसे एक पेज के ऊपर हो सकता है, एक पेज के ऊपर वर्किंग भेजें, एक पेज पे ये 4 5 6 कॉलम बना लें। अच्छा, 80% 750 का, 15% 750 का और 5% ये उसने हमें बताया है कि इस तरह की गुड्स डिफाइन की है। तो हम क्या करते हैं, 7,50,000 को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। 80%, 750 का 80% करें, क्या आंसर आता है। फिर 750 का 15% देखें क्या आंसर आता है। फिर 750 का 5% देखें क्या आंसर आता है। 6 1 12 37 500। गुड, आपने कैलकुलेशन कर ली, 6,00,000 1 12 37 500। आपने ये बाइफर्केशन कर दी, पहला स्टेप पूरा किया। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में ये एक लाइन लिखी हुई है कि 30% कस्टमर को क्या करते हैं, उनकी सेल प्राइस डिफरेंट है और 70% की सेल प्राइस डिफरेंट है। इसका मतलब है मुझे दोनों का कंपैरिजन अलग-अलग करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस कॉस्ट को 2 हिस्सों में तकसीम कर दूंगा, हर कॉस्ट को 70 और 30, 60 लाख का 70% और 60 लाख का 30%, 6 लाख का 70%, 30%, 7×6 = 42, 4,20,000, 7×6 = 18, 1,80,000। 1 12 500 को सेपरेट करें, 70 और 30 में आप वेरीफाई करें सही हुआ है या नहीं हुआ। वर्किंग ठीक हुई है 70 और 30 की, सेम आ रहा है। गुड, इस चीज की समझ लग गई। मैंने कॉस्ट को 2 2 हिस्सों में तकसीम किया है, ये मेरी फाइनल कॉस्ट आ गई 2 2 हिस्सों में। अब जरा समझते हैं बच्चों, जो उसने हमें सेल प्राइस दी है, फार्मूला हमारा अप्लाई होना है, C = S × 1 - R। मेरे पास कॉस्ट अवेलेबल है, नॉर्मल सेल प्राइस में उसने 20% का हमें कहा है कि वो 20% मार्जिन रखता है, ये 20% मार्जिन का उसने कहा है ऑफ सेल प्राइस। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अच्छा ठीक है, कॉस्ट तो हमारे पास है, हमें सेल मालूम करनी है, सेल = कॉस्ट डिवाइड बाय 1 - R, ये बन जाएगा कॉस्ट डिवाइड बाय 1 - 0.2। ये हमारा फाइनल वे आउट बन जाएगा कि मेरी सेल = C/0.8 आ जाएगी या 1 - 0.2 आ जाएगी। ये मेरी नॉर्मल सेल प्राइस डिटरमिन करने का फार्मूला बन गया। मैं अब हर काम करते हुए बस ये वाला काम करूंगा, नथिंग एल्स।
इससे ज्यादा वर्किंग पेपर में नहीं करूंगा। मैंने यहाँ पर की हुई है समझाने के लिए, लेकिन मैं पेपर में नहीं करूंगा। मैं ये वाली वर्किंग करूंगा जब जस्ट फार्मूला बनाऊंगा मैं, फाइनल फार्मूला मुझे क्या रखना है। और डिस्काउंटेड सेल प्राइस कैसे निकालते हैं? ओरिजिनल सेल प्राइस को 1 माइनस आर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिस्काउंटेड सेल प्राइस बन जाती है। यही काम सीखा था, किसी भी वैल्यू को डाउन करना हो तो उसे 1 माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी वैल्यू में इंक्रीमेंट देना है तो उसे 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई कर दो। इज इट सो? अच्छा, अब बच्चे क्या करते हैं, सोचते रहते हैं, पेपर के ऊपर काम नहीं करते। मैं पेपर के ऊपर काम कर रहा हूं। मैंने सेल बनाई है ये, तो अगर मैं सेल को यहां पर रिप्लेस कर देता हूं, कॉस्ट डिवाइड बाय 0.8 इंटू 1 माइनस डिस्काउंट कितने परसेंट लेता है वो, 1 माइनस डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट कितने परसेंट लेता है? 30% ऑफ कस्टमर आर अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ये 5% डिस्काउंट लेता है। 1 माइनस 0.05 लें जी, ये मेरी डिस्काउंटेड सेल प्राइस आ गई। मैं इसे एस डी लिख रहा हूं, डिस्काउंटेड सेल प्राइस। तो फिर मेरा फार्मूला डिस्काउंटेड सेल प्राइस के लिए क्या बन गया, इंटू 0.95। मैं इसको अप्लाई करूंगा डिस्काउंटेड सेल प्राइस जहां जहां पर मैंने कैलकुलेट करनी है, मैं जस्ट ये लिखूंगा, कहानी खत्म। 70% वाली गुड्स के ऊपर ये वाला, और 30% वाली गुड्स के लिए ये वाला फार्मूला। बस इस फार्मूले को आपने समझ लिया तो जस्ट चुप करके जाएं और जाके क्या कर दें, अप्लाई कर दें, आपके पास एस्टिमेटेड सेल प्राइस आ जाएगी। अब सेल प्राइस डायरेक्टली नहीं दी हुई, कैलकुलेट करनी है, उसके भी मार्क्स हैं। आए जी, हम क्या करते हैं, सबसे पहले नॉर्मल सेल प्राइस मालूम करते हैं। फार्मूला क्या था, कॉस्ट डिवाइडेड बाय 0.8। मैंने 1 माइनस 0.2 लिख दिया हुआ है आपके लिए। आप चुप करके यहां पर क्या लिखेंगे, वर्किंग लिखेंगे, सी, या सी भी नहीं लिखेंगे, कॉलम दिया हुआ है ना यहाँ पर, कॉलम का रेफरेंस दिया हुआ है ए डिवाइड बाय 0.8। बस इतनी वर्किंग आपने लिखनी है, इससे ज्यादा वर्किंग नहीं लिखनी, और फिर आंसर लिखना है पेपर। या आपके लिए वर्किंग पूरी लिखी हुई है मैंने, कि 4 20 को डिवाइड किया। पेपर पर्सपेक्टिव में क्या करना है, ये मेरा कॉलम ए था, इसको लिंकिंग कर रहा हूं और इससे डिवाइड कर रहा हूं 0.8 से। दिस इज वर्किंग। बात समझ लगी है पेपर में टाइम कैसे सेव होता है और मार्क्स भी कैसे पूरे लिए जाते हैं। ये काम आपने सीखना है, ये काम आपने साथ साथ करना है। भले मेरी बुक के अंदर जरा डिटेल में आंसर हो, समझाने के लिए कुछ चीजें पूरी डिटेल में बयान की जाती हैं, लेकिन पेपर पर्सपेक्टिव में काम ऐसे है। वो पेपर पर्सपेक्टिव डेफिनेटली क्लास के अंदर समझा सकता हूं मैं, वो बुक के अंदर लिख के नहीं समझा सकता। पेपर पर्सपेक्टिव में बस इतना सा काम करना है, ए कौन सा है, ये कॉलम, और डिवाइड करना है 0.08। आपने यहां पर लिख दिया 525, 4,20,000 तकसीम 0.8, 420 तकसीम 0.8, 525 आ गया। अब 70% वाली चीजों को सबसे पहले यही काम करके आपने हर जगह पर यही फार्मूला लिखना है, ए डिवाइड बाय 0.8, क्योंकि हर दफा फार्मूला चेंज है। 30% के लिए अलहदा है और 70% वाली गुड्स के लिए अलहदा है। तो आपने ये फार्मूला 3 जगहों पर ए डिवाइड बाय 0.8 लिख दिया और आंसर ले लेना है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा काम, यहाँ पर उसने कहा है 40% ऑफ नॉर्मल सेल प्राइस। 5% वाली गुड्स पे नॉर्मल सेल प्राइस पे जंप नहीं करना, वो कहता है 40% पे बिकेगा, तो ए डिवाइड बाय 0.8 इंटू 0.4 करना पड़ेगा आपको।
यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, ए डिवाइड बाय 0.8, तो ये तो नॉर्मल सेल प्राइस आई इनटू उसका 40%, 0.4, ये आपको लिखना पड़ेगा, फिर आंसर आएगा इसके लिए। आपने 70% वाली गुड्स का नॉर्मल सेल प्राइस वाली कहानी क्या कर दी, मुकम्मल कर दी। आपका दूसरा बनता था 78,750, उसको आपने डिवाइड बाय 0.8 किया, 78,750 डिवाइड बाय 0.8, तो आपका 98437 आ गया आंसर, ये वाला। ये स्टेप बाय स्टेप आपने क्या करना है, काम करना है। अब ये है, इसको अप्लाई करते हैं, 26,250 तकसीम 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 13,125, तो यूं आपकी कैलकुलेशन ये 13,125 बनेगी। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले 70% वाले चीज का काम किया, फिर हम बढ़ेंगे 30% वाली चीज के लिए। 30% वाली चीज के लिए हमने फार्मूला बनाया है बेटा जी, C डिवाइड बाय 0.8 इंटू 0.95 डिस्काउंटेड सेल प्राइस। यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर आप फार्मूला लिखेंगे A डिवाइड बाय 0.8 इंटू 0.95, बस इतना सा लिख के आंसर देंगे 213,750। 1,80,000 तकसीम 0.8 इंटू 0.95, 213,750। फिर 33,750 भी नॉर्मल सेल प्राइस पर ही गिराना है। यहाँ पर भी यही फार्मूला लिखेंगे, A डिवाइड बाय 0.8 इंटू 0.95, 33,750 तकसीम 0.8 इंटू 0.95, 40078, ये आ जाएगा। 5% जो गुड्स हैं जो डैमेज्ड हैं वो 40% ऑफ नॉर्मल सेल प्राइस आएगी, लिहाजा जोन सी भी नॉर्मल सेल प्राइस का हमने फार्मूला बनाया है उसको 40% से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। नॉर्मल सेल प्राइस के लिए आपने फार्मूला बनाया A डिवाइड बाय 0.8 इंटू 0.95, ये आपका नॉर्मल फार्मूला आ गया, इंटू 0.4 करेंगे तो आपका आंसर सही वाला आएगा। जो एग्जामिनर ने कहा है कि ये वाली सेल प्राइस होगी 30% वालों के लिए, वो 5% मजीद डिस्काउंट भी लेकर जाएंगे। तो 11,250 तकसीम 0.8 इंटू 0.95 इंटू 0.4, 5344। तो ये आपकी जरा सी स्पेशलिटी के साथ है यहाँ पर काम। अब आपने कॉस्ट भी मालूम कर ली, आपने एस्टिमेटेड सेल प्राइस भी मालूम कर ली, अब आपका कॉस्ट टू सेल एंड कॉस्ट टू कंप्लीट आता है। कॉस्ट टू सेल या कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन सिर्फ एक जगह पर दिया गया है, यहाँ पर ये खराब हो गई थी, इनको दोबारा से ठीक करना पड़ेगा। कोई स्टूडेंट मुझे ये बता दे कि ये 24% का रिलेशन किस वैल्यू के साथ है। चौबीस परसेंट का रिलेशन, तो एक बात याद रखें, बिल्कुल सही आपने कहा, कॉस्ट के साथ है। 24% कॉस्ट का लेना है, सेल प्राइस का नहीं लेना। लाइक विद लाइक चला जाता है। क्वेश्चन में साइलेंसी है, साइलेंट है कि किसकी परसेंटेज, तो ये एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर की ही परसेंटेज लगाएंगे। तो ये चीज आपने याद रखनी है, लाइक विद लाइक जाना है आपने। मेरी कॉस्ट 78,750 थी, मेरी कॉस्ट 33,750 थी, इसका 24% मैं ले लूंगा,
0.24 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास 18,900 और 8,100 आ जाएगा। ये कॉस्ट टू सेल भी हो गया, कॉस्ट टू कंप्लीट या कॉस्ट टू सेल एक ही बात है, हमने दोनों चीजें इकट्ठी रखनी है, कॉस्ट टू कंप्लीट प्लस कॉस्ट टू सेल। अब आपकी एनआरवी आप कैलकुलेट करेंगे, डी इज इक्वल टू बी माइनस सी, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल एंड कॉस्ट टू कंप्लीट। यहाँ पर तो ये वाली 525 आ जाएगी, 213,750, 98 में से 18 माइनस करेंगे तो 79,537, 40 में से 8100 माइनस करेंगे 31,978, ये 13,125, ये 5,344। अब आपका काम फाइनल हो गया। अब आपने कंपैरिजन करना है, विच वन इज लोअर आउट ऑफ द कॉस्ट एंड एनआरवी, दिस वन इज लोअर। 26 और 13 में से ये लोअर, 33,750 और 31 में से ये लोअर, 78,750 और 79,537 में से ये लोअर, 213 और 180 में से ये लोअर, 5,25 और 420 में से ये लोअर। आप ये वाली वैल्यूज लोअर में लिख लेंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी 420, 180, 78,750, ये वाली चीजें, तीन चीजें एनआरवी पर गिरी हैं। बाकी तीन चीजों में एडजस्टमेंट नहीं आई, इन तीन चीजों में एनआरवी आ गई है। कि यहाँ तक कोई क्वेश्चन, आपको कोई चीज ना समझ लगी हो आप पूछ सकते हैं। सारी सेम क्या कर रहे हैं? तुमने क्या किया? बेटा माइक ऑफ कर दें, घर की बातें नहीं सुनानी दूसरों को। अच्छा जी, तो ये आपके लिए फार्मूला बनाने का सॉफ्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ है, ये आपको गाइडेंस मिल गई, और अब आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमने भी किया, 8 नंबर क्वेश्चन इससे आधा है, मींस उसमें 70-30 का बाइफर्केशन नहीं है, तो वो कंपैरिजन आपको देखना है और वो आपको करना है। अच्छा बच्चों जी, हमारी कॉस्ट डिटर्मिनेशन में 3 किस्म की इन्वेंट्री होती है, एक मटेरियल, एक वर्क इन प्रोसेस, एक फिनिश गुड। ये 3 किस्म की इन्वेंट्री होती है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। जो सा मटेरियल हम खरीदते हैं वो जब वो बना रहे होते हैं, इन द प्रोसेस होता है, दरमियान में होता है, महीना कंप्लीट हो जाता है, साल कंप्लीट हो जाता है, तो हमें वो लिखना होता है कि भाई अंडर प्रोसेस कितना है, और फिर कुछ बना हुआ चीज आपकी मौजूद होती है। इसकी मिसाल देता हूं मैं, हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन प्लग करके आई हुई है फैक्ट्री के अंदर, तो वो मटेरियल है, उससे धागा बनना है, तो ये मटेरियल आपका ये कॉटन हो गई आपकी अंडर प्रोसेस। अब कॉटन पहले उसको ना सेपरेट किया जाता है, बिल्कुल बारीक सा रेशा बनाया जाता है, फिर उसको उस रेशे को मजीद आहिस्ता 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 करके बारीक किया जाता है, ठीक। और वो पता नहीं कोई 4-5 प्रोसेस से गुजरता है, 4-5 डिपार्टमेंट से गुजरता है, तब जाके वो बनता है। अब एक फैक्ट्री चल रही है, क्या वो फैक्ट्री 31 दिसंबर ईयर एंड आने पे रोक देंगे कि भाई देखना ये है कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, या वो रोक दे और कहे मैंने अंडर प्रोसेस तो कुछ रखना ही नहीं है, और बस वो पहले से प्लान करके चले कि 31 दिसंबर से 5 दिन पहले हमने रोक देना काम, अब सारी चीजें जब प्रोड्यूस हो जाएंगी तो तब हमने बस या फिनिश गुड रखना है या रॉ मटेरियल रखना है। तो ऐसा नहीं किया जाता, फैक्ट्री चलती रहती है। अब देख लिया जाता है हर डिपार्टमेंट में कितनी कितनी कॉटन अंडर प्रोसेस है, उसका वेट कितना है,
उसकी एस्टिमेशन लगाई जाती है, एस्टिमेटेड बेसिस के ऊपर फिजिकली चेक करके वर्क इन प्रोसेस को कैलकुलेट कर लिया जाता है। ठीक हो गया बेटा? और कुछ हो गई आपकी फिनिश को। तो सारी ये दरमियान में ये क्या चीज आई हुई है खाम खा में, स्टोर स्पेयर्स एंड लूज टूल्स। ये वो चीजें होती हैं जो मशीनरी वगैरह से रिलेट कर रही होती हैं, मशीनरी चलती हैं, मशीनरी के चलाने में कुछ टूल्स की जरूरत होती है, मशीनरी जरा सी खराब हो जाए, बेरिंग वगैरह की जरूरत होती है, तो स्टोर में बैकअप के तौर पर छोटी सी चीजें रखी जाती हैं। उसको बिल्कुल रॉ मटेरियल की तरह से ट्रीट किया जाता है, बिल्कुल उसको कॉस्ट के ऊपर रखा जाता है, जितनी की चीजें आई वही किताबों में मौजूद होती हैं। ठीक है, तो ये जस्ट लाइक इन्वेंट्री होती है, जस्ट लाइक इन्वेंट्री। ये इन्वेंट्री नहीं कंसिडर करेंगे इसे, जस्ट लाइक इन्वेंट्री आप कंसिडर करेंगे। इन्वेंट्री भी करंट एसेट होता है, करंट एसेट, करंट एसेट, करंट एसेट, और इत्तफाकिया तौर पर जो स्टोर स्पेयर्स एंड लूज टूल्स हैं ये भी करंट एसेट होता है। सीए स्टैंड्स फॉर नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट करंट एसेट, सारा करंट एसेट की होता है बेटा जी। आपका जिन्होंने पीआरसी 4 पढ़ा हुआ है उनको तो पता है करंट एसेट क्या होता है, जिन्होंने पीआरसी 4 नहीं पढ़ा हुआ, कुछ चंद एक इक्का दुक्का स्टूडेंट्स ऐसे स्टिल आ रहे होंगे जिन्होंने ना तो R1 पढ़ी है, ना ही सीएमए पढ़ी हुई है, ना ही कुछ और पढ़ा हुआ है, वो अभी भी एएफसी करने के बाद डायरेक्टली अब जंप इन कर रहे हैं अकाउंटिंग की दुनिया में। पहले उन्होंने जंप इन किया था लॉ में, और शायद टैक्सेशन को तजर्बा करने की कोशिश की हो। कोई ऐसा है स्टूडेंट मेरी क्लास में इस वक्त बैठा हुआ जिसने ऐसे तजर्बे करने की कोशिश की और R1 बिल्कुल भी ना पढ़ने की कोशिश की हो? अगर है तो बताए जरा। कि बस आया और कहा कि मैं लॉ लॉ करता हूँ या करती हूँ, और फिर R1 भी देखी जाएगी, कॉस्ट भी देखी जाएगी। मेरा ख्याल है ऐसा अब कोई स्टूडेंट नहीं रहा होगा जिसने R1 बिल्कुल भी ना पढ़ी हो। सम आगे बढ़ते हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पीआरसी 4 पढ़ा हुआ है, इन्वेंट्री नहीं भी पढ़ी हुई, IS16 पढ़ा हुआ है और कॉस्ट डिटर्मिनेशन देखी हुई है, उसे पता है कि फिक्स एसेट की कॉस्ट किस तरीके से डिटरमिन की जाती है। चलें, अगर किसी को नहीं भी पता तो मैं आप पढ़ाने लगा हूं। अब हम फिक्स कॉस्ट, फिक्स एसेट नहीं, उस जैसी ही इन्वेंट्री बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब बाहर से इंपोर्ट होने पे आपको पता है बहुत सारे खर्चे हैं, और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे इन्वेंट्री की कॉस्ट का क्या बनेंगे, पार्ट बने। उसके अंदर उसकी क्या होगी, थर्ड पार्टी को जो पे करनी है, सप्लाई को जो पैसे पे करने हैं वो होंगे। अगर उसने कोई लिस्ट प्राइस दे दी या लिस्ट प्राइस से डिस्काउंट दिया हुआ है तो आप लेस कर देंगे। अगर लिस्ट प्राइस दी हुई है और लिस्ट प्राइस में उसने डिस्काउंट दे दिया हुआ है तो वो लेस कर देंगे। और फिर हमारे पास इनवॉइस वैल्यू आएगी जितने की उसने इनवॉइस दी होगी। अब यहाँ पर पाकिस्तान पहुंचेगा तो इंपोर्ट ड्यूटी देनी है, कुछ और ऐसे टैक्सेस जो नॉन रिफंडेबल हैं, कुछ होते हैं रिफंडेबल, वापस मिल जाने होते हैं। मैंने मसलन टैक्स दिया, एडवांस टैक्स दिया, पहले से टैक्स जमा करवा दिया, बाद में मुझे वो वापस मिल जाना है, तो ऐसी चीज जो वापस मिल जाना है या कहीं और एडजस्ट हो जाना है वो शामिल नहीं करते, वो रिफंडेबल कंसिडर होता है। ऐसा टैक्स जो कभी भी मुझे वापस नहीं मिलना, तो वो क्या होगा, खर्चा होगा, वो क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। उसे इस कॉस्ट का क्या बना देंगे, हिस्सा बना देंगे, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड कर देंगे। कोई गवर्नमेंट ने रिबेट दे दी, कोई गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी कि हाँ तुम ये वाला माल इंपोर्ट करो, हम तुम्हें कुछ पैसे दे देंगे, हम तुम्हें कुछ ग्रांट दे देंगे, कोई सब्सिडी दे देंगे, तो वो सब्सिडी भी लेस हो जाएगी क्योंकि वो हमारा खर्चा एक्चुअली नहीं हुआ। फिर रस्ते की आने की के चार्जेस वगैरह, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, इनिशियल डिलीवरी, कोई हैंडलिंग चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस कहते हैं अगर आपकी चीज जरा
नाजुक मिजाज है तो उसको जरा अच्छे तरीके से हैंडल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्रिज खरीदने जाते हैं तो फ्रिज को बड़े तरीके से जो वहां पर बंदे होते हैं वो उठाकर क्या करते हैं, रखते हैं, और फिर उन्हीं का बंदा एक आता है आपके घर पर भी रखवा कर जाता है। क्यों? वो एक जरा सी, एक तो टेक्निकल चीज है और जरा सी एहतियात करने वाली चीज है, तो उसको प्रॉपरली हैंडल करना जरूरत है। तो अब जब फ्रिज लेते हैं और वो बंदा जो आया है उसने कोई पैसे लेने हैं, कि वो पैसे तो लेगा, तो वो जो पैसे लेगा वो फ्रिज की कॉस्ट का क्या बना देंगे हम, पार्ट बना देंगे। ऑक्ट्रॉय चार्जेस, चुंगी चार्जेस, टोल प्लाजा के चार्जेस। आपने देखा होगा खासतौर पे वो बच्चे जो मुख्तलिफ शहरों से सफर करते रहते हैं, वो उन्होंने देखा होगा कि बस एक वीरानी जगह पर रुकती है और वहां पे सामने एक झोपड़ी लगी होती है, झोपड़ी में जाता है, भाग के जाता है कंडक्टर, पैसे पे करके आ जाता है। वो होती है चुंगी चार्जेस, एक शहर से दूसरे शहर में दाखिल होने के चार्जेस। छोटी जगहों पे इस तरह से बनी होती है और जरा सोफिस्टिकेटेड जगह पे टोल प्लाजा। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, रास्ते की इंश्योरेंस, सिर्फ रास्ते की इंश्योरेंस लेनी है आपने। इंश्योरेंस फॉर ब्रिंगिंग द एसेट फ्रॉम फॉरेन कंपनी टू पाकिस्तान, कभी भी फॉर द ईयर, फॉर द पीरियड, किसी भी एसेट या इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनते हैं। फॉर द पीरियड, फॉर 1 मंथ, फॉर 10 मंथ्स, फॉर ईयर, ये वाले खर्चे एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। लेटर ऑफ क्रेडिट ओपनिंग चार्जेस, ये एलसी क्या होती है इसकी बात बाद में करते हैं। एलसी होती है बच्चों, बैंक के साथ एक डीलिंग होती है, बैंक के पास जाते हैं हम और हम कहते हैं कि हमने उधार करना है। अब बाहर वाली कंपनी ना हमें जानती है, ना हम बाहर वाली कंपनी को जानते हैं, ना हम एडवांस पे कर सकते हैं, ना ही वो पहले से पैसे ले सकती है। तो दोनों की क्या है सिचुएशन ऐसी है, मसलन हम आगे पैसे पहले पे कर दें, वो हमें पैसे चीजें ना दे, तो काम गड़बड़। ठीक, या हम कहें कि भाई तू चीजें भिजवा दे, पैसे हम बाद में देंगे, तो भी काम गड़बड़। तो उसके लिए दरमियान में बैंक्स को इन्वॉल्व करते हैं, तो बैंक लिख कर दे देता है, बैंक हमें जानता है और बाहर का बैंक उस कंपनी को जानता है। बैंक बैंक आपस में क्या करते हैं, एक बैंक लिख कर दे देता है भाई मैं पैसे दे दूंगा, चीज आएगी मैं पैसे दे दूंगा। तो ये होती है लेटर ऑफ क्रेडिट। तो वो बैंक लिख कर देता है, उसके छोटे से माइनर से चार्जेस होते हैं, आपको ऐसा आएगा नहीं। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ज्यादा इसका थोड़ा सा होता है, उसमें भी बहुत ज्यादा वो इस चीज को एड अप नहीं करता। क्लियरिंग एजेंट चार्जेस, ऐसा एजेंट जो हमने रखा हुआ है, माल कराची में आया, कराची में माल को क्लियर करवाना है, कस्टम ड्यूटीज वगैरह पे करेंगे तो माल रिलीज होगा, तो वो कस्टम ड्यूटी वगैरह पे करवाता है, करता है, सारा प्रोसीजर करता है, वो एक कमीशन एजेंट है, वो कमीशन ले लेता है, तो वो उसका क्या है, जायज हक है, उसने हमारा काम किया है। और हम यहाँ पे लाहौर में चीचू की मलिया में फैसलाबाद में बैठ के कराची की चीज बगैर वहां पर जाए क्या करवा लेते हैं, क्लियर करवा लेते हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं जो हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट का क्या बनेंगी, पार्ट बनेंगी। अच्छा जी, अब बच्चों इससे रिलेटेड एक एग्जांपल छोटी सी। ऑन सितंबर 1 2021 कांपे टांग लिमिटेड
has ordered for raw material to supplier to in Germany and for this purpose। अच्छा जी, फॉर द पीरियड वाला पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। पहले ये जरा क्वेश्चन, चले मैं पहले पॉइंट बता ही देता हूँ। बेटा जी, इंश्योरेंस फॉर द ईयर, अगर पे की जा रही है तो वो उसने एक साल के अंदर अंदर अलहदा से, जैसे कहते हैं ना अकाउंटिंग की दुनिया में कहा जाए तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्टली फिट इन होता है। ठीक है, एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना इससे। ये एक पीरियड से बिलोंग करता है, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 1 ईयर। इसका ताल्लुक डायरेक्टली किसी इन्वेंट्री की यूनिट से नहीं होता। अब बात समझ लगती मोहम्मद अरहम? ठीक है, चलें जी। क्वेश्चन है जी, कांपेटांग लिमिटेड, काइंडली इसको अगर किसी और जगह पर नहीं मिलाइएगा, ये क्वेश्चन का जस्ट एक नाम है। ठीक है, has ordered for raw material to supplier in Germany and for this purpose open LG to import it। The available information is as follows। लिस्ट प्राइस 13,000 दे दी गई, ट्रेड डिस्काउंट 12%। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है, इसको जस्ट लेस कर देना होता है। तो 13,000 का 12% हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। एलसी ओपनिंग चार्जेस यस ऐड करने हैं, इंपोर्ट ड्यूटी यस ऐड करनी है। इनकम टैक्स आता है 20% नॉन एडजस्टेबल, तो इसका मतलब है 950 का 20% हमने ऐड करना है, 80% एडजस्टेबल है। ऑक्ट्रॉय चार्जेस यस ले लेंगे, क्लियरिंग एजेंट चार्जेस यस ले लेंगे। गवर्नमेंट हैज अलाउड अ रिबेट एट रेट ऑफ 30% ऑफ, लिंकिंग अब चेक करनी है परसेंटेज जहां पर भी हो, ऑफ इनवाइस वैल्यू, ना कि ऑफ लिस्ट प्राइस। इनवाइस वैल्यू डिस्काउंट लेस करके होगा, बस ये वाला काम करना है। आपका जो गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिल जाते हैं, रिबेट मिल जाता है, वो भी असल में आपके खर्चे में क्या हो जाती है, हो जाती है। ये कोई भाई ऐसे हैं, बच्चा ऐसा है जो कि माइक ऑन करके बैठा हुआ है और बात भी कोई नहीं कर रहा, कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा है। तो बच्चों, 13,000 में से ये ट्रेड डिस्काउंट 13,000 का 12% 1560 ये लेस कर दिया, ये हमारे पास इनवॉइस वैल्यू आएगी जो थर्ड पार्टी ने भेजी है। बाकी खर्चे इसमें ऐड करेंगे, 2500 1500 और 950 का 20% टैक्स और ट्रायल चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस और इनवॉइस वैल्यू का 30% भी हम लेस कर दें, तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी। जी, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नॉन एडजस्टेबल बस इनकम टैक्स ऐड करना है बेटा। उसने रिलेशन दिया है कि इनकम टैक्स टोटल 950 है, इसका नॉन रिफंडेबल नॉन एडजस्टेबल इतना है। जो सी चीज एडजस्ट नहीं हो सकती वो इन्वेंट्री से रिलेट करती है, अगर वो रिलेट कर रही है तो वो हमने क्या करना है, ऐड करना होता है। ये यहाँ पर पढ़ाया मैंने आपको। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे वो सेल्स टैक्स हो, नॉन रिफंडेबल है, रिलेट करता है इन्वेंट्री से, तो वो एड अप होगा। IS2 कहता है कि नॉन रिफंडेबल टैक्सेस को क्या करो, ऐड करो। और ये सारा का सारा स्टैंडर्ड वाली चीजें ही हैं, तो ये स्पेसिफिक विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट काउंटिंग नहीं है, ये विद रिस्पेक्ट टू IS2 चीजें हैं। अच्छा जी,
अब बेटा जी कॉस्ट डिटर्मिनेशन केटीएल एक क्वेश्चन आपने अभी कर लिया, कॉम्प्लेट टांग लिमिटेड प्रैक्टिस सेट 4 5 6 आप कर लेंगे। जो आपको PR-C4 से रिलेटेड बिल्कुल एंड पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 ये आपकी कॉस्ट डिटर्मिनेशन से रिलेटेड थोड़ा सा है। अच्छा जी कहाँ पर था, कहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज नंबर 32 पर। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 5 6 ये आप लोगों ने पहले से पढ़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर इनमें कहीं पर भी जरा सा भी मसला आता है वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपने PR-C4 में ये की हुई है। आई बिलीव इट सो, वो अलग बात है, मुझे पता नहीं की हुई, नहीं ना की हुई बच्चों। जिन्होंने PR से पूरा पास भी कर दिया फिर भी इनको तरफ तो देखा भी नहीं है हमने सर, ये कौन और हम कौन। हम तो बस MCQ से ऊपर फोकस रखते थे। ये पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री में FAR-1 और इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग में आए हुए हैं मेजोरिटी इनमें से, और हो सकता है कोई एक आधा CMA में भी आया हो। तो पहली 7 एग्जाम्पल 8 नंबर मैं खुद डिस्कस कर दूंगा इंशाल्लाह। पहली 7 एग्जाम्पल की आप होमवर्क के तौर पे कर लेंगे। PR-C4 वाला पेज 31 पर एग्जाम्पल 1 to 7 जस्ट रिवीजन है आपकी। जिसने अच्छे से पढ़ा हुआ है उसके लिए रिवीजन, जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ तो आप काम कर ले, उसको यहाँ पर अफाका हो जाएगा, यहाँ पर मदद मिल जाएगी। डन हो गया बच्चों? ठीक है। अब बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया, हम बढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की तरफ। थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस समझ लेना आपने, और इसके ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिपेंडिंग हैं। ये वही कॉन्सेप्ट है जिस बच्चों ने PR-C4 में मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी हुई है, तो सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन वहां पर जैसे पढ़ा हुआ है वैसा नहीं है। यहाँ पर जरा तसल्ली बख्श जरा कॉन्सेप्चुअली काम होगा। ठीक है जी। अच्छा बच्चों जी, अब कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने तसव्वुर करना है आप टेबल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? टेबल बना रहे हैं। अब टेबल बना रहे हैं तो आपको इसका पता है कि इसके ऊपर चिप बोर्ड कितना लगना है। 5/8 है या 4/3 है, व्हाटसोएवर इट इज। फिर इसके ऊपर आपको ये भी पता है कि ये जो टांगे बननी है लकड़ी ये कितनी लगनी है, कितने फिट की होगी और उसका रेट वगैरह क्या है। तो ये वो वाली चीजें हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन होगा, जिसे डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। ऐसा मटेरियल जो डायरेक्टली आपका एट्रीब्यूटेबल हो और डायरेक्टली ट्रेसेबल हो। वर्ड क्या है जी? डायरेक्टली ट्रेसेबल हो विद रिस्पेक्ट टू ईच यूनिट, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। और डायरेक्ट लेबर भी, डायरेक्ट मटेरियल ऐसे भी होते हैं। अब जैसे चिपबोर्ड है तो ये डायरेक्ट मटेरियल है। अब इसके साथ और भी चीजें लगती हैं, नेल्स, कील, आपकी गिल्लू, आपकी पॉलिश पेंट वगैरह। अब इनमें से अगर तो कोई चीज ऐसी है जो डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल है कि एक मेज में 40 कील लगाने और इतने इतने फासले पर लगाने हैं, फिर तो ये डायरेक्टली ट्रेसेबल हुआ और एक स्टैंडर्डाइज चीज हुई। ऑन अदर हैंड एक बंदा है वो 20 कील लगाता है, दूसरा बंदा है वो 25 लगाता है, तीसरा बंदा है 30 लगाता है, चौथा बंदा है वो 40 लगाता है, पांचवा बंदा है वो 10 के ऊपर भी गुजारा कर देता है। तो ये अब डायरेक्टली 100% प्रॉपरली ट्रेसेबल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2,
बहुत लो वैल्यू के, ठीक। तो फिर ऐसे मटेरियल को जो बहुत लो वैल्यू का हो, बहुत माइनर सी वैल्यू का हो, गिलू है वो बहुत थोड़ी सी लगनी है, और केजी के केजी आए हुए हैं, और हो सकता है पता नहीं मैं इसके ऊपर कितना लगना है, 100 ग्राम लगना है, 50 लगना है, कितना लगना है, बहुत एग्जैक्टली ट्रेसेबल नहीं है, ठीक। वंस अगेन कोई बंदा थोड़ा सा ज्यादा लगा देगा, कोई थोड़ी सी कम लगा लेगा गिलू। तो जिसकी वैल्यू बहुत कम हो, या जो डायरेक्टली 100% प्रॉपरली ट्रेसेबल ना हो, प्रॉपरली ट्रेसेबल 100% नहीं बात करता, प्रॉपरली ट्रेसेबल ना हो, तो उसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल बोल देते हैं, ठीक है। लो वैल्यू इनडायरेक्ट मटेरियल कंसिडर होगा, जैसे नेल ब्लू पॉलिश वगैरह, इस तरह की चीजें कुछ पॉसिबल हैं। ये आपकी बात आ गई डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट लेबर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन हो, और इनडायरेक्ट लेबर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन नहीं है, वो इनडायरेक्ट लेबर कंसिडर होगा। इनडायरेक्ट लेबर मींस जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्शन में। मसलन अब मेज बना रहे हैं, मेज बनाते हुए जो सा बंदा कील ठोक रहा है, तरखान जो है वो तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अब एक ही डिपार्टमेंट में बहुत सारे बंदे मेजे बना रहे हैं, कोई कुर्सी बना रहा है, और इन सब के ऊपर टॉप पर एक सुपरवाइजर बैठा हुआ है, वो कहता है ओ काम क्यों नहीं कर रहे भाई तुम, और जल्दी जल्दी उठो शाबाश। वो रोक रहा है कि कोई वेला ना बैठे, वो देख रहा है कि सारे बंदे सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन वो बना नहीं रहा। पैसे तो उसे भी मिलेंगे, और हो सकता है उस लेबर से थोड़े ज्यादा ही मिले, क्योंकि वो सुपरवाइजर है, वो मैनेजर है उस डिपार्टमेंट का। तो ये बंदे जो हैं ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इन्वॉल्व तो हैं, इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट लेबर। IL स्टैंड फॉर इनडायरेक्ट लेबर, और इनडायरेक्ट लेबर को हम ओवरहेड बोलते हैं। डायरेक्ट लेबर को क्या बोलते हैं? FOH फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इनडायरेक्ट मटेरियल को भी हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं। तो अभी तक बात हुई डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की, और तीसरी चीज है फैक्ट्री ओवरहेड्स। तीन चीजें आपकी आ जाएंगी। अब मटेरियल आएगा, अब साथ साथ एंट्रीज भी होने लगी हैं। पूरी ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर हम काम करने लगे हैं बेटा। अब थोड़ी सी बेस समझ लीजिएगा, आज बस 4-5 मिनट में थोड़ी सी बेस हम काम करेंगे। पहली एंट्री, मटेरियल हमने मार्केट से खरीदा, हमारे पास मटेरियल फैक्ट्री में आया, मटेरियल डेबिट कैश क्रेडिट, मटेरियल डेबिट पेबल क्रेडिट, मटेरियल डेबिट एडवांस टू सप्लायर क्रेडिट। मेरे पास मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में मटेरियल आ गया। दूसरी डेबिट वाली चीज, मैंने पेरोल देनी है। दूसरा है पेरोल का अकाउंट, सैलरी का अकाउंट, जो लेबर है उसको पैसे देने हैं। लेबर के अंदर डायरेक्ट लेबर भी है और इनडायरेक्ट भी है, अब सबको पैसे तो देने हैं। तो पेरोल अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट, पेरोल अकाउंट डेबिट पेबल क्रेडिट, पेरोल अकाउंट डेबिट एडवांस टू एम्प्लॉय क्रेडिट। खर्चा था, आपने वो खर्चा डेबिट कर दिया। देन आपके पास बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, उसको मुख्तलिफ अंदाज में एंट्रीज के जरिए लेकर आया जा सकता है फैक्ट्री ओवरहेड। एक अंदाज है आप उनके अलग अलग लेजर बना रहे हो, मसलन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, फ्यूल एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये क्या है? एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने खर्चे कर लिए कैश में, पेबल में, व्हाट्सएवर। आप बाद में इनको क्या करते हैं? FOH में ट्रांसफर कर देते हैं कि ये वे आउट है। FOH डेबिट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्रेडिट, FOH डेबिट रेंट क्रेडिट, FOH डेबिट रिपेयर क्रेडिट, FOH डेबिट डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सारे के सारे खर्चे ट्रांसफर होके कहां पर चले जाएंगे? फैक्ट्री ओवरहेड में चले जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं। और
डायरेक्टली भी एंट्री बनाई जा सकती हैं कि रेंट से रिलेटेड एफओएच डेबिट और कैश क्रेडिट, तो यहीं पर कैश भी लिखा जा सकता है। तो दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, कुछ डायरेक्ट होता है। जो डायरेक्ट मटेरियल है वो इशू होके फैक्ट्री के अंडर प्रोसेस वाले में डायरेक्टली जाएगा, प्रोसेस डिपार्टमेंट में डायरेक्टली जाएगा, डायरेक्टली जंप इन करेगा। वर्क इन प्रोसेस, प्रोसेस डेबिट, मटेरियल क्रेडिट, ये डायरेक्ट मटेरियल आ गया कहां पर, फैक्ट्री के प्रोसेस अकाउंट के अंदर। फिर डायरेक्ट लेबर, ये डायरेक्ट लेबर आएगी और ये डायरेक्ट लेबर भी चली जाएगी कहां पे, वर्क इन प्रोसेस। डायरेक्ट मटेरियल डेबिट, डायरेक्ट लेबर, सॉरी WIP डेबिट, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और पेरोल अकाउंट क्रेडिट, ये डायरेक्ट मटेरियल का हो गया था। अब बात आती है इनडायरेक्ट मटेरियल यूज करना है, इनडायरेक्ट लेबर यूज करनी है। अगर इनडायरेक्ट मटेरियल यूज किया, कोई आपने स्टोर से आइटम उठा कर दी है, कोई और इनडायरेक्ट मटेरियल आपने यूज किया है, तो उसकी एंट्री इनडायरेक्ट मटेरियल होता है फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में तीन चीजें आती हैं बेटा, एक इनडायरेक्ट मटेरियल, एक इनडायरेक्ट लेबर और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेरी रेयर होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या है मिसाल इसकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो होते हैं, नॉर्मली होती हैं, रेंट, डेप्रिसिएशन वगैरह। डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस रेयर है। इसकी मिसाल वैसे दे देता हूं, आपने एक चीज बनानी थी, आपको स्पेशली एक मशीन रेंट पर लेनी पड़ी। मसलन आप घर बना रहे हैं, घर बनाते हुए आप अक्सर मशीनरीज क्या कर रहे होते हैं, रेंट पर ला रहे होते हैं, खरीद तो नहीं लेते हैं। तो वो जो चीजें रेंट पर ला रहे होते हैं, वो उसका रेंट आप पे करते हैं। तो वो अगर कोई चीज आप बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए कोई मशीनरी लेनी पड़ जाती है और वो रेंट पर लेते हैं, तो उसका रेंट जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। इनडायरेक्ट मटीरियल FOH, इनडायरेक्ट लेबर FOH। ये क्या करेंगे आप, यहां से निकलेगा इनडायरेक्ट मटीरियल और चलता हुआ चला जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। इनडायरेक्ट मटीरियल। इसी तरह से इनडायरेक्ट लेबर भी कहां पे जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड। यहां पर तीन चीजें आ जाएंगी फैक्ट्री ओवरहेड्स में, एक्चुअल खर्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर। ये तीन किस्म के खर्चे आ जाएंगे। अब बच्चों ये तीनों किस्म के खर्चे आ गए। ये बताएं क्या रेंट अपने महीने का अपने महीने में दिया जाता है या अगले महीने में दिया जाता है? तो हो सकता है हम एडवांस में रेंट देते हैं, अपने महीने में दे दें, हमें पता चल जाएगा। क्या जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, क्या उसका बिल करंट मंथ का अगले महीने में आता है और फिर अगले महीने में पे होता है? यस, अभी हमें नहीं पता। इसी तरह से और भी कुछ खर्चे होते हैं जो हमें एग्जैक्टली पता नहीं होते हैं कि कितने हो जाएंगे, तो हम उसको एस्टिमेट कर लेते हैं और एस्टिमेटेड बेसिस पर वर्किंग कर लेते हैं कि हमारे खर्चे एस्टिमेटेड इतने हैं और इतने हमने अगले महीने में यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो अंदाजन हमारा ओवरहेड इतना बनेगा। अब फर्ज करते हैं मैंने एक प्राइस कोट करनी है, मेरे पास कस्टमर आया है, मैं मैक्सिमम क्या करूंगा, वो कहेगा मैंने 100 मेजें बनवानी है। अब आप क्या कहेंगे, आप सोचेंगे यार कोई मसला नहीं, खैर है यार, बस हवाओं में बता देता हूँ। या आप ये देखेंगे आजकल प्राइसेस क्या चल रही है, मैंने 100 मेजें बनानी है, मुझे मटेरियल लेना पड़ेगा, आप झट से फौरी तौर पे फोन करेंगे भाईजान
इतना मटेरियल चाहिए, क्या रेट मिल जाए, वो आपको रेट दे देंगे। आपको लेबर का पता है कि एक मेज बनाने पर कितनी लेबर लगती है और वो क्या पैसे लेती है एक मेज के, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अब इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज हो जाएगी, लाइट जाएगी तो पेट्रोल कितना या यूज हो जाएगा, डीजल कितना यूज हो जाएगा जनरेटर के ऊपर। एक टाइम विद इन ड्यू टाइम आपने करके तो देना ही है। तो आपके ओवरहेड्स फ्लक्चुएट करते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो अब मैंने प्राइस कोड करनी है, तो क्या मैं इंतजार करूंगा कि मेरे इस महीने का बिल आएगा अगले महीने तो फिर मैं दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप एक एस्टिमेट करते हैं और उस एस्टिमेटेड बेसिस पर आप यूनिट्स जो बना रहे हैं उसमें एब्जॉर्ब कर लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसकी है लॉजिक। एब्जॉर्ब मींस जम करना ऑन एस्टिमेटेड बेसिस, ताकि हम प्राइस कोट कर सके, ताकि हम कस्टमर को बता सके भाई इतना। अब कॉस्ट तो डिटरमिन हो जाएगी ना, मैंने फोन किया मटेरियल का भाई कितने का पड़ेगा, मिल गई। लेबर का मुझे पहले से ही पता है कितने वो पैसे ले रही है, क्योंकि वो तो मैं रूटीन में दे रहा हूँ उसे पर पीस। या मुझे पता है कि यार ये एक दिन में कितनी मेजे बना लेता है, अगर आर बेस भी हो रेट तो उसको हम आर्ली बेसिस के ऊपर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका हमें किसी हद तक अंदाजा है, काफी हद तक। तो ओवरहेड ऐसी चीजें हैं जो फ्लक्चुएट करती रहती हैं, तो वो हम क्या करते हैं एस्टिमेटेड बेसिस पर एड अप करते हैं, अपनी प्रोडक्ट का हिस्सा बनाते हैं। तो तीन चीजें मैं लेकर आया हूं यहाँ पर। अब जो चीजें एब्जॉर्ब करनी है उसकी एंट्री होती है WIP डेबिट और FOH क्रेडिट। ये वाले खर्चे क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए एस्टिमेटेड बेसिस पर। कैसे होते हैं इसकी बात इंशाल्लाह कल करेंगे। कल इसको फ्लो को मजीद दोबारा से शुरू से एंड तक, यहाँ तक जहां तक डिस्कस किया यहाँ तक भी करेंगे और इससे आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। आज तक के लिए इतना ही बच्चों, टाइम इज अप। अभी जो आपको होमवर्क दिया है वो आपने परफॉर्म करना है, और इंशाल्लाह कल ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हम इंशाल्लाह बहुत फुल फ्लैज कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। चाहे भले आपको PRC 4 में समझ लगी थी या नहीं लगी थी, अब आपको समझना पड़ेगा। अब समझे बगैर काम नहीं चलना। ठीक है जी। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।